मैग्नेट दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, वो ट्राई करा या नहीं करा पहले तो मुझे बताओ। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो वो आपने ट्राई करा या नहीं करा बताओ। तो अभी देखेंगे उसका क्या आंसर होगा, भी मैं करवाऊंगा वो। पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर जो कल मैंने आपको 2 होमवर्क कर रहे थे वो भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे थर्मल एक्सपेंशन की, यानी तापीय प्रसार, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ऊष्मीय प्रसार। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या था, एक लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज एरिया एक्सपेंशन यानी क्षेत्रफल प्रसार। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, अगर आप लोग किसी का तापमान बढ़ाएंगे, या मैं बोलूं आप लोग जब किसी को हीट दोगे तो क्या उसके एरिया में भी चेंज आएगा क्या। अरे यार एक चीज आप लोग मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसका ये कोई एरिया है, तो जब आप लोग हीट दोगे, अगर इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, अगर इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, कुल मिला के एरिया बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो एरिया में भी बदलाव आएगा, इंक्रीमेंट आएगा अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, या अगर इसका टेम्परेचर कम कर दोगे तो इसके एरिया में क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। तो दोस्तों यहां पर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा जैसे आप लोगों का पिछले लीनियर एक्सपेंशन में लगा था। बस फर्क क्या होगा, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, डेल्टा ए आप मान लीजिए क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल एरिया, वहां पर अल्फा था, यहां पर क्या आएगा, बीटा आएगा, गुना टेम्परेचर में कितना चेंज करा। बस यहां पर बीटा क्या है, जैसे अल्फा था आप लोगों का रेखीय प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वैसे ही दोस्तों बीटा क्या है, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, यहां पर जो चेंज इन एरिया होगा, जो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा, वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। जैसे हर पदार्थ के लिए अल्फा का मान अलग अलग होता है, वैसे ही हर पदार्थ के लिए बीटा का मान भी अलग अलग होता है। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है एल्यूमिनियम। दोस्तों क्या एल्यूमिनियम इस पदार्थ का कुछ अल्फा का मान होगा क्या, इसका रेखीय प्रसार गुणांक का कोई मान होगा क्या। अरे हर पदार्थ का अल्फा का मान होता है ना, भूल गए। तो वैसे ही एल्यूमिनियम का भी होगा, ठीक है। तो इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो मैं मान लेता हूं अल्फा है। सिमिलरली इसका जो बीटा होगा उसका भी कोई ना कोई मान होगा। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, जो आपका बीटा का मान होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा का जितना मान होता है उसका 2 गुना होता है जनरली। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप लोगों को बीटा का मान की जरूरत पड़ रही है और आप लोगों को बीटा नहीं दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे, उसका 2 गुना कर दोगे। तो ये चीज मैं आपको लिखा देता हूं, बीटा का मान क्या होता है, अल्फा का 2 गुना होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, और अलग अलग पदार्थ के लिए बीटा के मान भी अलग अलग होते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए इसका मात्रक क्या होगा, देखिए दोस्तों जो एरिया में जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, ओरिजिनल एरिया गुना बीटा गुना टेम्परेचर चेंज। बोलो यस और नो। तो क्या बीटा को मैं ये लिख सकता हूं क्या, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू टेम्परेचर में चेंज। अगर क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा उसका, जैसे एरिया का क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा इसका भी मात्रक मीटर स्क्वायर होगा ना, बताओ। और टेम्परेचर में जो चेंज होगा उसका ऐसा ही, मतलब टेम्परेचर में जो चेंज होगा उसका मात्रक चाहे सेल्सियस लो या केल्विन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर होता है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बीटा का भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस होगा क्या, या सेल्सियस की पावर -1 होगा क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का बीटा का मान दिया हुआ है 46 है ना, साथ में ध्यान रखना गुना 10 की पावर -6, तो 46 गुना 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं, परेशान मत होइए, है ना। चलिए दोस्तों आपको कुछ भी टेक्निकल समझ, पता नहीं क्लास में क्या पढ़ाई वगैरह करते नहीं हो, सर मेरे को है ना वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, इसमें दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस नंबर पे बात कर लिया करो, आपको कोई भी इशू है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
सर मेरा फर्स्ट वीडियो है तो क्या मैं न्यू चैप्टर से ऐड हो जाऊं? नहीं नितिन जी, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ा है उस सीक्वेंस में आप लोग पढ़िए, तभी चीजें समझ में आएगी। अगर बीच में आप किसी भी चैप्टर में घुस जाओगे तो वो सही नहीं रहेगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे। एक तांबे की प्लेट है ना? तो दोस्तों एक तांबे की मान लो ये प्लेट है, इसका आप लोगों को एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर पर, सॉरी 0.5 मीटर स्क्वायर। आपने दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो कब तक बढ़ा रहे हो? जब तक इसके तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर नहीं आ जाए, मतलब बेसिकली 40 डिग्री सेल्सियस से आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। बीटा का मान आपको दिया हुआ है, तो बताइए एरिया में कितना चेंज होगा? अरे है शुभेंदु जी, मैंने करवाया ना, स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर पढ़ो। तो कितना आएगा? सिंपल सा फॉर्मूला लगाने लगा लो यार। अब मैं क्या करूं, इसमें कैलकुलेशन है। तो ये आप लोगों का मान कितना आ रहा है? 6.8 गुना 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आएगा, करके देख लो। क्लियर है? चले आगे। चलिए कोई परेशानी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों एक धातु की प्लेट है जिसका एरिया है 0.5 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसका प्लेट को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका तापमान आप लोग 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हो। अगर बोला जाता मान लो पहले तापमान इतना था, बाद में इसका टेम्परेचर इतना हो गया, तो फिर आप लोग तापमान में परिवर्तन कैसे निकालते? बाद में कितना हो गया और पहले कितना था, उसमें उसको घटा गया। क्लियर है? अभी आप इस क्वेश्चन में बोला यह गया है कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस जो आपने किया है वो 80 डिग्री सेल्सियस किया है, और बोला जा रहा है जो एरिया में जो चेंज आ गया या एरिया में जो इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया? 0.0008 मीटर स्क्वायर का। तो बीटा का मान आप लोगों को निकालना है। देखिए दोस्तों क्या होगा, चेंज इन एरिया किसके बराबर होता है? ओरिजिनल एरिया गुना बीटा गुना डेल्टा टी। बीटा का मान निकालना है तो क्या मैं लिख दूं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो एरिया में कितना परिवर्तन आ गया? 0.0008, या मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या 8/1 2 3 4 या बताओ, या 8/10 की पावर 4 बोल सकता हूं, या 8 गुना 10 की पावर -4 बोल सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने लिख दिया 8 गुना 10 की पावर -4। इतने मीटर स्क्वायर का क्या आया? परिवर्तन आया। ओरिजिनल एरिया कितना था? 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बिल्कुल 1/2 लिख दो, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना? ठीक है। और टेम्परेचर में चेंज कितना है? 80 है, तो इधर 80 कर दो। अब सॉल्व करो, और कुछ नहीं करना है आपको, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। देखिए दोस्तों ये 80, अच्छा 8 उन्होंने कितना होता है? 16 होता है। 16 ने इस 80 को काट दिया 5 बार में, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 10 की पावर -4/5। दोस्तों 10 से गुना कर दो, 10 से भाग लगा दो, कोई दिक्कत है? तो 10/5 हो जाएगा 2, और ये 10 की पावर 1 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -1, और 10 की पावर -4, 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5। तो ये हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? अच्छा 2 गुना 10 की पावर -5 बोल दो, या अगेन आप लोग क्या कर सकते हो, हैं 10 से गुना कर दो, 10 से भाग लगा दो, तो 2 में जब 10 से गुना करोगे तो बन जाएगा 20, और जब 10 से भाग लगाओगे 10 की पावर -5 बन जाएगा 10 की पावर -6, है ना? तो देख लिया करो आप लोग, है ना? अगर ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तो कुछ देख लो, 10 गुना 10 माइनस करके। कुशवंत जी रिजल्ट आन दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी कट ऑफ का नहीं बताता, इतनी जाएगी, 20 जाएगी, 40 जाएगी, मैं कभी नहीं बताता। क्लियर है? राहुल यादव जी कॉल कर लो कि सर मैंने टीम को मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं दिन में 50,000 आते हैं, कॉल कर लो आप। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? थोड़ा सा आगे चले। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन की, यानी आयतन प्रसार की। देखिए जब भी आप लोग किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाओगे, बी होगा, हाँ बी होगा, सॉरी मैंने सी पे टिक कर दिया, सॉरी। चलो जब भी आप लोग किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा? क्या उसके आयतन में भी परिवर्तन आएगा? क्या कितना आएगा? दोस्तों सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम
गुना यहां पर बस क्या आता है, गामा आता है, गुना टेम्परेचर में चेंज। अब आप लोग बोलोगे सर गामा क्या है? जैसे आपका अल्फा था रेखीय प्रसार गुणांक, जैसे बीटा था क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, वैसे ही गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हर पदार्थ के लिए गामा का मान अलग अलग होता है, उस आधार पे दोस्तों देखेंगे किसमें कितना परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। कुछ दिक्कत आ रही है क्या? है ना? दोस्तों थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी इंटरनेट की वजह से, कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देता हूं। थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी, परेशान मत होइए, मैं वापस आप लोगों को समझा देता हूं, है ना? बफरिंग हो गई थी, मैं वापस आपको समझा देता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। बस यहां पर क्या आएगा, गामा आएगा। गामा क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ दोस्तों बफरिंग हो गई थी, नेट वगैरह चला गया था। अब एक बार बता दीजिए आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, कुछ टेक्निकल मतलब ये इंटरनेट की वजह से ये इशू हो गया। कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। दोस्तों आयतन में कितना चेंज आएगा इसका फॉर्मूला क्या है गुरुजी, ये है ना? प्लीज़ इधर ध्यान दो, टेंशन मत लो। देखिए दोस्तों, हर पदार्थ का अल्फा का मान कुछ होता है, हर पदार्थ के बीटा का भी मान कुछ होता है, और हर पदार्थ के गामा का मान भी कुछ होता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन निकालना है जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें गामा का मान चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपको एग्जाम में गामा का मान नहीं दिया हो, तो फिर क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे दोस्तों बीटा का मान क्या होता है, अल्फा का 2 गुना होता है, वैसे ही दोस्तों गामा का जो मान होता है वो कितना होता है, अल्फा का 3 गुना होता है। क्लियर है क्या? तो गामा का मान क्या होता है, 3 गुना होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि किसी भी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इनमें क्या संबंध होता है, या मैं आप लोगों से बोलूं कि इन तीनों कोफिशिएंट का रेशो क्या होगा, क्या होगा आपका आंसर बताओ, है ना? जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है बीटा, और दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक है गामा। अगर मैं बोलूं इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा, तो अल्फा मान लेते हैं उसका क्या था, इधर लिख देता हूं, अल्फा क्या था, रेखीय प्रसार गुणांक था। बीटा जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना होता है अल्फा का, तो मैंने लिख दिया। गामा कितना होता है, 3 गुना होता है, तो मैंने लिख दिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे क्या 1:3, 2:3 आ जाएगा क्या, अगर एग्जाम में पूछ ले आप लोगों से? चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए इसका आंसर, है ना? गामा की वैल्यू भी मैंने लिख दी, इसका भी वही मात्रक होगा जो अल्फा और बीटा का था। ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आराम से करो, कोई टेंशन मत लो। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, बताओ बताओ। चलिए सर, इन्वायरमेंट और आईटी लिटरेसी आप पढ़ाएंगे ना? इन्वायरमेंट मैं पढ़ाऊंगा, आईटी लिटरेसी एक टीचर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, केवल आईटी लिटरेसी कंप्यूटर वाला पार्ट एक कंप्यूटर के सर पढ़ाएंगे, बाकी सब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। एक आपका कंटेनर है, एक डब्बा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इसका आयतन कितना है, 4 मीटर क्यूब है। इसके गामा का मान भी आपको दे दिया है 15 गुना 10⁻⁻6। क्लियर है? अगर आप इसका टेम्परेचर घटा रहे हो तो दोस्तों मैं डेल्टा टी का मान क्या लूं, घटा रहे हो इसलिए माइनस में लेंगे, अगर बढ़ा रहे होते तो किस में लेते, प्लस में लेते। तो आप मुझे बताओ आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखो आयतन का मान क्या होगा, कम होगा, फाइनल वॉल्यूम आपका कम आएगा, पहले ज्यादा था, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा। तो ये 2 ऑप्शन को तो आप लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। चलो देख लेते हैं आयतन में कितना परिवर्तन आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम गुना गामा गुना टेम्परेचर में कितना चेंज आया। ठीक है, तो डेल्टा वी बराबर ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था,
4 मीटर क्यूब था। गामा का मान कितना है 15 गुना 10 की पावर -6। तापमान में कितना परिवर्तन है -50। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करिए। तो 15 चौके 60 गुना 10 की पावर -6 गुना -50। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, और 6 पंजे होता है 30, और साथ में 2 0 भी। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या कोई परेशानी तो नहीं है? और माइनस साइन ऐसा कैसे रख देते हैं दोस्तों? माइनस साइन रख दिया मैंने। 3 0 को क्या मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, और साथ में 10 की पावर -6। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? -3 गुना 10 की पावर -3। कोई दिक्कत है क्या? इतने मीटर स्क्वायर का सॉरी मीटर क्यूब का क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। या इसको कैसे लिख सकते हो? -0.003 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, है ना? कोई समस्या है क्या? आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना? चलिए वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा सर मैंने आज ज्वाइन करा है, कहां से पढ़ना शुरू करूं? दोस्तों प्लीज पहली क्लास से करो, पहले टॉपिक से करो। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब दोस्तों कल मैंने आप लोगों को 2 होमवर्क दिए थे, वो करे या नहीं करे मुझे पूरा पता है आपने करे ही नहीं होंगे। दोस्तों देखो आप ऐसे मत करा करो, अगर मैं होमवर्क वैसे तो देता नहीं हूं, बहुत कम देता हूं, लेकिन अगर मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप कुछ सॉल्व करवाना चाह रहा हूं इसलिए दे रहा हूं आपको। चलिए दोस्तों ये रहा आपका 2 होमवर्क दिया था मैंने, एक तो होमवर्क नंबर 1 ये रहा और एक और दिया था। चलो पहले इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा आपका? मैंने आपको बोला था कि आपके पास में 3 किलोग्राम आइस है, बर्फ है, जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, और फिर मैंने बोला था आप इसको मिक्स कर रहे हो 2 किलोग्राम पानी से जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, है ना? मिक्स कर दिया तो आप लोगों का फाइनल टेम्परेचर बताना है। बताओ क्या होगा? कितना आंसर आया सबका बताओ? इसका आंसर क्या आया था बताओ? एक बच्चा बोल रहा सुनील जी कि सर आपने क्या विशिष्ट ऊष्मा का मान नहीं बताया था। अरे लिखवा तो रखें पहले यार सबके, मतलब बस बदनाम कर लो सर को कि हाँ गई, बस सर को बदनाम कर लेता। ठीक है, बड़े दुख की बात है एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। कोई बच्चा बोल रहा है 70/9, कोई बोल रहा है 25.714। कितना फर्क आ रहा है? कोई बोल रहा है 1 डिग्री, कोई बोल रहा है 6, कोई 50/7, कोई 12.8, कोई क्या। चलो मैं सॉल्व करूं। दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। जैसे मान लेते हैं कि यार ये जो आपका पानी जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, अगर दोस्तों इसका टेम्परेचर कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो इसमें वो कितनी हीट रिलीज करेगा, है ना? पानी का तापमान 30 से 0 अगर हो गया तो इससे कितनी हीट निकलेगी? आप लोग मुझे बस ये बताओ सॉल्व करके। तो लगाओ फॉर्मूला m × s × डेल्टा टी। तो कितना द्रव्यमान था? 2 किलोग्राम पानी था। विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना है? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, है ना? द्रव्यमान था 2 किलोग्राम। तापमान में कितना परिवर्तन आया? 30 से 0। मुझे केवल मान निकालना है कि कितनी हीट रिलीज करेगा अगर इसका तापमान 30 से 0 हो जाएगा। तो तापमान में परिवर्तन का मान पॉजिटिव ले लो, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? केवल मान देखना कितनी हीट निकालेगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ये कितनी करेगा? ये किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, सेल्सियस। कितनी हीट रिलीज करेगा बताओ? 4200 × 2 8400 और 8400 × 30, यानी मैं लिख दूं क्या? कितना आएगा 8400 × 30? या अगर मैं करूं 84 × 3, क्या मैं बोल सकता हूं कि 252 और साथ में 3 जीरो भी है, इतने जूल? या मैं बोल सकता हूं क्या 252 किलो जूल? दोस्तों इसमें कोई दिक्कत है क्या? आप लोग मुझे बस ये बता दो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? गरिमा जी, सुनील, राजेश, अमित, गोपाल, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि यार आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के लिए, जो आइस का टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर मुझे इतना बढ़ाना है, इसके लिए कितनी हीट की आवश्यकता है?
कितनी हीट की आवश्यकता है बताओ, आवश्यकता कितनी है बताओ पहले। फॉर्मूले मत लगाओ तुम तो, क्या इसलिए तो मैंने बोला था फॉर्मूले मत रटो। चलो तो वो लगाओ m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। कितना था आइस आपके पास में? 3 किलोग्राम था। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? लिखा हुआ है 2100। तापमान में कितना परिवर्तन आएगा? 10 आएगा। तो ये सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है? 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो 63,000 जूल, या फिर आप लोग बोल सकते हो 63 किलो जूल। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों कोई दिक्कत है क्या? आप समझो, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। सर मैंने आइस का 2090 लिया था, कोई बात नहीं, 2090 और 2100 में कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। चलो वेरी गुड। दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन है कि यार जो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए बताओ? बताओ तो कितनी हीट चाहिए? m इंटू एल। m का मान कितना है? 3 किलोग्राम। और लेटेंट हीट का मान कितना दिया हुआ है? 3.36 गुना 10 की पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा? करो। अरे यार मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आ रहा, तुम है ना पता नहीं पढ़ते नहीं हो तुम, हैं? फिर बोलते हो सर, गुस्सा करते हो हमारे पर। 10.08 गुना 10 की पावर 5 इतने जूल आएगी। बोलो, या मैं बोल दूं कि 1008 किलो जूल। यहां तक किसी को दिक्कत है या नहीं है? पहले तो मुझे बताओ। गुरुजी नेगेटिव में नहीं आएगा क्या? कौन सा नेगेटिव आएगा बताओ? मैं आपको बोल रहा हूं, इसकी बात कर रहे हो क्या? मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब पानी का तापमान 30 से 0 होगा तो इस दौरान कितनी हीट निकलेगी मुझे पता है। हीट निकल रही है, मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर आप लोग इधर माइनस में ले लोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा ना। वो तो मुझे ही पता है, हीट निकल रही है, ऊष्मा निकाल रहा है, मुझे तो केवल मान चाहिए। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दे लो, साथ में जवाब दे लो तो सीख लोगे, वरना अगर मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आप ये मान लो कि फाइनल टेम्परेचर जो है ना, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, या एक चीज ये मानो कि 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर पहुंचेगा फाइनल टेम्परेचर, तो ये जो गर्म पानी है वो कितना हीट रिलीज करेगा? इतना हीट रिलीज करेगा। दोस्तों क्या ये हीट सफिशिएंट है क्या? 252 किलो जूल हीट सफिशिएंट है क्या इस आइस को, -10 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए? यस सर, इसके लिए तो केवल 63 किलो जूल चाहिए, हमारे पास तो 252 है। वेरी गुड। लेकिन दोस्तों क्या बची जो हीट है 252 में से मान लो 63 तो इधर लग गई, बची कितनी? जो भी बची हो, लगभग 200 के आसपास बची है। क्या उससे ये वाला काम हो जाएगा? क्या आइस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो हीट जो निकलेगी गर्म पानी से, हम तो बोल रहे ज्यादा ज्यादा इतना टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन उस हीट से ये काम तो हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा। मतलब कुछ आइस ही मेल्ट होगी, टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा, कुछ आइस ही मेल्ट रहेगी। तो दोस्तों फाइनल जो मिक्सचर का टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि गुरुजी 0 डिग्री कैसे लग गया? गर्म वाले ने हीट दी होगी, तो इस आइस ने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी होगी। बिल्कुल करी है, लेकिन उस हीट का इस्तेमाल कर लिया इसने अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, -10 से 0 तक। ये वाला काम आसान से हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल 63 किलो जूल चाहिए, लेकिन फिर पानी में बदलने के लिए हीट बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब कुछ ही आइस आपकी मेल्ट हुई, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। बोलो आया मजा या नहीं आया? इसलिए बोल रहा था करके आना, घर से करके आते, दिमाग लगाते तुम, बस वो फॉर्मूला रट के चेपे होंगे, M1C1 T1 + M2C2 T2 ऐसे कर करके। नवीन कुमार जी बोल रहे हैं सर डांटना मत, पेपर में इतने लेंथी क्वेश्चन आएंगे, फिर आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। दोस्तों भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पेपर में इसी का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आएगा, शॉर्ट फॉर्म हल्का सा। अभी देखो भी मैं एलपी के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कई क्वेश्चन लेंथी भी आते हैं ना, लेकिन आपको समझो इसको।
आ गई बात समझ में? तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, पानी का तापमान मान लो 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया गर्म पानी में, तो इसमें इतनी हीट निकलेगी। ठीक है, आपको -10 को 0 में करने के लिए इतनी हीट चाहिए। ठीक है, फिर कितनी ऊष्मा बची? केवल 1,89,000 बची। तो उससे क्या होगा? और आपको पूरी पिघलाने के लिए इतनी चाहिए, पूरी पिघलेगी नहीं, मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते हो वो जो हीट मतलब फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हाँ, आइस ही रहेगी, लेकिन कुछ आइस तो मेल्ट हो चुकी होगी पानी में 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, और कुछ आइस वैसी की वैसी रहेगी। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, अब कर लो आप, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करो, आराम से करो, कोई टेंशन मत लो। अब मैं नहीं करूंगा, देखो इतना बड़ा सॉल्व मैं बार बार नहीं करवाऊंगा। देखो आपके पास में क्या दिया हुआ है, 5 किलोग्राम बर्फ है जिसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इसको मिक्स कर रहे हो 1 किलोग्राम पानी के साथ में जिसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आप मुझे, अरे रटो मत, 0 0 0 कैसी बात करते हो यार आप यार। इसका टेम्परेचर 10 से मान लो 0 हो जाएगा तो ये कितनी हीट रिलीज करेगा, पहले मुझे ये बताओ। लगाओ फॉर्मूला, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं दोस्तों, देखना क्या 42,000 जूल आएगा, क्या ये 42 किलो जूल आएगा क्या, करके देख लेना। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि -40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है आइस का, तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए मुझे बताओ। लगाओ फॉर्मूला, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m का मान कितना है, 5 किलोग्राम। बर्फ की विशेष ऊष्मा कितनी है, 2100। तापमान में कितना परिवर्तन लाना है आपको, 0 तक लेके जाना है, तो 40 का परिवर्तन लाना है। ये कितना आएगा बताओ, ये मान कितना आएगा, ये मान कितना आएगा, ये मान कितना आएगा बताओ, मैं सॉल्व करके देख लेता हूं। क्या दोस्तों 420 किलो जूल आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या? और ये वाला कितना आ रहा था अपना, अपन ने करके देखा था 42 आ रहा था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि यार 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है, मान लो ये और हीट त्याग रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो और कितनी हीट रिलीज करेगा इस वाली प्रक्रिया के लिए बताओ। तो m इंटू एल लगाओ, m का मान कितना है, 1 किलोग्राम। लेटेंट हीट कितनी है, 3.36 इंटू 10 की पावर 5, या मैं 336 किलो जूल बोल सकता हूं क्या, बोलो आप। तो बस मुझे बता दो, इतना समझ में आ गया कि आप कुछ मत समझो। बताओ अब दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, आप आंसर दे रहे हो कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है तो इसका मतलब इसने टोटल कितनी हीट रिलीज करी है, 42 प्लस 336। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आ जाओ। देखो दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर पानी पूरा जम जाए तो कितनी ऊष्मा, कितनी हीट रिलीज होगी, इतनी होगी, अपन ने करके देख लिया। तो पानी मैक्सिमम, जो गर्म पानी है, मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है, ये आपका 42 किलो जूल प्लस 336 किलो जूल। क्या पानी मैक्सिमम इतने किलो जूल हीट दे सकता है क्या, इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कुछ दे ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताओ, ये मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है, 378। आप तो मुझे ये बताओ, क्या बर्फ का तापमान बढ़ जाएगा क्या, -40 से 0 हो जाएगा क्या, आप तो मुझे बस ये बता दो। इस वाली प्रक्रिया के लिए 420 किलो जूल चाहिए। ये गर्म पानी बिल्कुल मान लो जम भी जाए, बर्फ भी जम जाए, तब भी अधिकतर कितनी दे पा रहा है, कितनी दे पा रहा है, 378 दे पा रहा है। तो कुल मिला के
क्या टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच पाएगा कि नहीं? चाहिए कितना था? 420। आपने कितना दिया? 378 ही दिया। तो 378 में कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी लगा दो, इसको 378 के बराबर कर दो, है ना? 378 ही आया था ना, ठीक है। तो m का मान, ये बर्फ कितनी थी? 5 किलोग्राम। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी थी? बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2100। टेम्परेचर में देखते हैं कितना चेंज आएगा 378 पे। तो ये कितना आ रहा है टेम्परेचर में? जो चेंज आ रहा है 36 डिग्री सेल्सियस आएगा, आप देख लेना। यानी टेम्परेचर बढ़ के, मतलब टेम्परेचर में 36 डिग्री का अंतर आएगा, मतलब कुल मिला के टेम्परेचर जो हो जाएगा फाइनल वो हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आएगा इसका। जो बच्चे बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समझना नहीं चाह रहे हो, आप बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ गुरुजी मुझे इसमें डाउट है, मुझे इस चीज में डाउट है। अगर दिक्कत आ रही है वीडियो को बाद, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो यार मैं एक चीज मुझे बताओ, मैं बताऊं कैसी सिंपल कैलकुलेशन लगा रहा हूं। मैं ये लगा रहा हूं कि यार आपके घर में मान लो 100 एप्पल है या 10 एप्पल है, मान लो 10 सेब है। कैलकुलेशन क्या लगाई कि यार आपके पास में अधिकतम कितना है, कितना दे दोगे आप? 10 एप्पल ही है आपके पास में। अगर मान लो कुछ ज्यादा होती तो मैं दिमाग लगाता कि यार मान लो 10 टन है, ये है वो है, फिर कैलकुलेशन करता आगे कि आप अधिकतम 10 एप्पल ही दे सकते हो, तो कुछ काम होगा ही नहीं ना। दोस्तों आज थोड़ी सी बफरिंग का इशू हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है। ये बफरिंग पर इंटरनेट परेशान कर रहा है आज। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? आप चले थोड़ा सा आगे, आगे चले तो इसका आंसर जो होगा ना वो -4 डिग्री सेल्सियस होगा। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो हो गया आपका खत्म, ठीक है। चलिए, हालांकि दोस्तों मैंने तो आप लोगों को, सर फॉर्मूले से नहीं होगा क्या? नहीं होगा गरिमा जी, फॉर्मूले से नहीं होगा, फॉर्मूले से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप इसका कारण बता सकते हो क्या? क्यों नहीं होगा फॉर्मूले से? देखो दोस्तों, अगर आप दो तरल को मिलाते हैं तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन मान लो एक ठोस है एक तरल है तो दिमाग लगाना है, क्योंकि यहां पर कुछ हीट का इस्तेमाल इसको मेल्ट कराने में भी होगा। वहां तो क्या था, दो तरल में एक जो हीट देगा दूसरा प्राप्त कर लेगा, टेम्परेचर बढ़ा लेगा। लेकिन क्या यहां पर उस हीट का इस्तेमाल दो जगह होगा क्या? एक तो इसको मेल्ट कराने में और फिर जो लिक्विड बन गया उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ही एक एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वो फॉर्मूला कहां से लगा सकते हो आप? ऐसे थोड़ी है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बच्चों वाला काम थोड़ी है भाई साहब। एएलपी बनोगे, ट्रेन चलाओगे, और आपको चाहिए नहीं गुरुजी मेरे को तो कुछ दिमाग में बिल्कुल भी लोड नहीं लगना चाहिए, मैं ट्रेन चलाना चाहता हूं, ऐसे थोड़ी चला लोगे ट्रेन। तो अगर आपको कोई छोटू सो टॉपिक हार्ड सा लगता है तो परेशान मत हुआ करो, उसको वापस पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, ये आपके पास में लोहे की रॉड है, मैंने यहां पर हीट दी, ऊष्मा दी, यानी ये थोड़ा सा गर्म हो गया। क्या दोस्तों ये वाला पार्ट भी गर्म हो जाता है क्या कुछ समय बाद में? बताओ। एक बच्चा बोल रहा सर पुराने बैच में आपने पढ़ाया था कि जो हॉट वाटर के द्वारा जो हीट रिलीज होगी ना वो कोल्ड वाटर के बराबर होगी, तो वो हम आज तक यही तो कर रहे थे। लेकिन यहां पर दो वाटर नहीं है, एक बर्फ है एक वाटर है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है हीट यहां से यहां पर कैसे चली गई, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ये हम लोगों को समझना है। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों। हीट, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आपको एक दोस्त रहता है आपके कॉलोनी में, उसको 100 रुपए देने हैं, बताओ कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो सकता है आपके पास में अगर कैश हो, 100 रुपए का नोट हो, तब आप लोग उसको जाके दे दोगे, या फिर आपके पास में नहीं है कैश तो आप उसको पेटीएम कर दोगे, या मान लो आपके अकाउंट में भी नहीं है, आपके पास में 100 रुपए की कोई चीज़ है, आप बोलोगे भाई तो यार ये ले ले, मेरे पास पैसे तो नहीं है। अलग अलग तरीके हैं ना। अब कौन सा तरीका कहां पर काम करेगा वो डिपेंड करेगा, कंडीशन क्या है।
जैसे मान लो इंटरनेट चल ही नहीं रहा, तो क्या आप लोग उसको ऑनलाइन कर सकते हो क्या? नहीं। तो सिमिलरली हीट कैसे ट्रांसफर होती है, इसके 3 तरीके हैं। कौन सा तरीके में क्या होता है, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, तो हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं। एक कंडक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं चालन, दोस्तों एक कन्वेक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं संवहन, और एक होता है रेडिएशन जिसे हिंदी में बोलते हैं विकिरण। क्या तीनों का मैं ओवरव्यू दे दूं क्या यहीं पर, फिर एक एक को डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है, कि कंडक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं ओवरव्यू दे दूं क्या? बिल्कुल सर, एक ओवरव्यू दे दो, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कंडक्शन यानी चालन क्या होता है। देखो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मान लो एक लोहे की रॉड है, ध्यान से समझना। क्या कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बना होता है कि जिन्हें हम लोग एटम यानी परमाणु बोलते हैं? कई बार एटम जोड़ जोड़ के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बोलो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लोहा लोहे के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है? यहां पर कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से आप लोग समझो दोस्तों, जब आप लोग इसको हीट दोगे, उष्मा दोगे, क्या इन कणों के पास में एनर्जी आएगी क्या? हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी तो है। तो क्या इन पार्टिकल, इन कणों के पास में एनर्जी आएगी? और एनर्जी आने से आप नाचते हो या नहीं नाचते? एनर्जी आएगी तो आप ज्यादा मूवमेंट करोगे, और भाई हो अब बॉडी में एनर्जी नहीं है तो बेचारा क्या करोगे? बीमार आदमी देखा है हॉस्पिटल में नाच रहा हो? नहीं, आप नाचते हो क्योंकि आप फिट हो। तो क्या ये नाचेगा क्या? डुन 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 अपनी जगह वाइब्रेट करेगा क्या? कंपन करेगा क्या? या मैं बोलूं गति करेगा क्या? तो जब आप लोग इसको हीट दोगे तो ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, यानी कंपन करेगा। बहुत बढ़िया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास में एक व्यक्ति खड़ा है, वो डांस कर रहा है, तो क्या मेरे लगेगी क्या? मैं मान लो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, पास वाला डांस कर रहा है, तो मेरे लगेगी क्या? उसके हाथ पैरों से वो ऐसे कर रहा हूं, मैं चुपचाप से खड़ा हूं, तो मेरे लगेगी क्या? एक बार लग जाएगी तो मैं क्या करूंगा? क्या रे यार, फिर कभी उधर चल जाऊंगा, कभी इधर चल जाऊंगा, या मान लो हो सकता है उसको देख के मेरे को भी तान आ जाए, मैं भी डांस करने लग जाऊं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, ये अपने पास वाले पार्टिकल्स को टक्कर मारता है, उसकी वजह से वो भी वाइब्रेट यानी वो भी कंपन करने लगते हैं। ये अपने पास वाले को टक्कर मारता है, वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं। ये अपने पास वाले को टक्कर मारता है, वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं। तो कुल मिला के हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद में, ये जो लास्ट वाले पार्टिकल्स है ना, कण, ये भी डांस करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इसके मतलब इनके पास में एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी तो नाच रहे हैं। तो जो ऊर्जा हमने यहां पर दी थी वो यहां पर पहुंच गई, या जो हीट मैंने यहां पर दी थी वो यहां पर पहुंच गई। क्या मैं बोल सकता हूं क्या हीट का ट्रांसफर हो गया? बोलो यस और नो यार, बोलो। इस हीट के ट्रांसफर में मेन योगदान किसका था? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, इसकी गति की वजह से, इसकी गति बोल दो, इसका वाइब्रेशन बोल दो, इनकी कोलिजन बोल दो, टक्कर बोल दो, क्या ये मुख्य कारण है? तो जब भी हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, किसकी वजह से? कण की गति की वजह से, ये कण के वाइब्रेशन की वजह से, ये कण की टक्कर की वजह से। इसी मेथड को बोलते हैं कंडक्शन यानी चालन। बोलो मजा आया नहीं आया? एक बार यस बोलो। बैठ जाता हूं यार। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड यार। ठीक है, आ जाओ। अरे यार, सुबह से 7वीं 8वीं क्लास है, बिल्कुल घुटने दुख जाते हैं तुमको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो। वेरी गुड दोस्तों, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन यानी चालन। ठीक है, तो मैंने 3 तरीके बताए, उनमें से एक तरीका था चालन यानी कंडक्शन। आई होप आपको कंडक्शन समझ में आया होगा। कंडक्शन इस वाले मेथड में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है? पार्टिकल यानी कण की गति की वजह से होता है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन यह है कि इस मेथड से हीट ट्रांसफर कहां पर होगा? ठोस में होगा, तरल में होगा, या गैस में होगा? दोस्तों एक्चुअली में इस मेथड से जो हीट ट्रांसफर होता है वो सॉलिड यानी ठोस में होता है।
लिक्विड या गैस में इस मेथड से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो अगर मान लो ये थोड़ा हिलेगा भी तो अपने पास वाले को टक्कर मार ही नहीं पाएगा। गैस में तो और दूर दूर होते हैं। आगे बात समझ में? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सॉलिड यानी ठोस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस मेथड से होता है, किस विधि से होता है, आप लोग बोलोगे कंडक्शन यानी चालन। क्यों होता है? आई होप आपको बात समझ में आया होगा। क्या कंडक्शन समझ में आ गया? क्या चालन समझ में आ गया? क्या हाँ गुरुजी यार समझ में आ गया, कितना इजी है, बहुत मजा आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। दोस्तों ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक बर्तन है। बर्तन में क्या है? पानी है, वाटर है, पानी है। अरे कभी चाय वाय पिला दिया करो कि गुरुजी आ जाओ घर पे चाय पी लो। तो जब आप मुझे बुलाओगे चाय पिलाने के लिए तो मैं बोलूँगा, आप अगर सर्दी में आया तो मैं बोलूँगा पहले एक गिलास पानी पिला दो ठंडा और गर्म, क्योंकि ठंडा पानी मैं नहीं पीता हूँ सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि गला वगैरह ख़राब हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि पानी पिला दो गर्म। तो आप क्या करोगे? जैसे एक पतीला लोगे, उसमें पानी आपने डाल दिया। अब देखो आपने गैस चालू करी, तो क्या ये नीचे का जो आपका ये बर्तन है, क्या बर्तन की निचली सतह गर्म हो जाएगी? क्या हीट हो जाएगी? क्या बहुत बढ़िया सर हो जाएगी। दोस्तों आप मुझे बताइए, जो पानी आपका इस बर्तन के कांटेक्ट में होगा, क्या वो वाला पानी भी गर्म हो जाएगा क्या, या हो जाना चाहिए क्या? आप मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, होना चाहिए क्या? बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप लोग पानी सर्व करोगे तो पूरा का पूरा पानी गर्म होता है, जबकि होना क्या चाहिए था कि केवल ये नीचे वाला पानी गर्म होना चाहिए था। क्वेश्चन ये है कि जो हीट है ऊष्मा वो यहां, दोस्तों आज पता नहीं क्या नेट का बार बार इशू आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है। कोई नहीं, अपन ये है ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा पढ़ लो आप, है ना, बस थोड़ा सा बचा है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मुझे पता है बहुत फ्लो ख़राब होता है, आई एम रियली सॉरी, है ना, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये इंटरनेट को एक बार देखते हैं क्या क्या वो हो रहा है। तो ये जो हीट है वो पूरे पानी में कैसे गई, क्वेश्चन ये है। क्या कंडक्शन इसके पीछे कारण हो सकता है? क्या चालन? आप लोग बोलोगे नहीं सर आपने बताया कंडक्शन मेथड बेसिकली सॉलिड में काम करेगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, मेरी बात को ध्यान से समझो। दोस्तों जब आप लोग किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो ध्यान रखो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है। डेंसिटी यानी घनत्व उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैंने पढ़ाया था ना मास वेट एंड डेंसिटी में, बोलो, मैंने पढ़ाया था ना मास वेट डेंसिटी में। हाँ गुरुजी। तो हल्की चीज ऊपर जाएगी नीचे आएगी? हल्की चीज कहां पर जाएगी सर? हल्की चीज कहां पर जाएगी? बोलते नहीं हो यार। ये ऊपर जाएगी, यानी ये वाला पानी क्या होगा? ऊपर जाएगा। और दोस्तों फिर इसकी जगह कौन सा होगा? भारी वाला पानी नीचे आएगा। अब बेचारा वो नीचे आ गया तो अब वो गर्म होगा। फिर जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, ये गर्म वाला पानी ऊपर चला जाएगा, फिर ठंडा वाला पानी नीचे आ जाएगा, फिर वो भी गर्म हो जाएगा। तो क्या पूरा पानी गर्म हो जाएगा? क्या मैं बोलूं क्या हीट सब जगह पहुंच गई? तो यहां पर बेसिकली जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? मुझे कौन बताएगा? हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसके फ्लो होने की वजह से, पदार्थ के फ्लो होने की वजह से, पदार्थ के फ्लो होने की वजह से पूरा पदार्थ फ्लो कर रहा है। और दोस्तों ऐसा मेथड जिसमें हीट का ट्रांसफर पदार्थ के फ्लो होने की वजह से हो रहा हो, उस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। क्या समझ में आया? क्या संवहन क्या है? अब आप लोग मुझे बताओ संवहन मेथड से हीट ट्रांसफर किस में हो सकता है? ठोस में, तरल में, गैस में? क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है क्या? अरे यार ऐसा है क्या सॉलिड में कि यार यहां का लोहा उठ के इधर आ जाए? कौन सा पदार्थ फ्लो कर सकता है? तरल कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। तो कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर किस में होता है? लिक्विड में और गैस में होता है। दोस्तों क्या दोनों मेथड समझ में आया? क्या ओवरव्यू समझ में आया? क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या?
फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप फाउंडेशन स्ट्रांग करो। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाओ दोस्तों। क्या कई बार आपने देखा है क्या, जैसे मान लो क्या मैं बोलूं दोस्तों, मैंने मान लो इधर एक लोहे का टुकड़ा रख दिया बहुत गर्म करके, बहुत गर्म करके। आप इसके पास में बैठे हो तो आपको गर्मी का एहसास होगा क्या? बहुत गर्म टुकड़ा, या फिर मान लो यार लकड़ी जला रहा हूं मैं इधर, आप पास में बैठे हो, आपको थोड़ा गर्मी का एहसास होगा क्या? कुल मिला के हीट आपके पास में आ रही है, हीट यहां से यहां पर आ रही है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये कौन सा मेथड है सर, ये समझ नहीं आया मेरे को। बात करते हैं दोस्तों, कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, गर्म पिंड जो होता है, हॉट बॉडी का मतलब क्या है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो अपने अंदर से क्या निकालता है? रेडिएशन निकालता है, विकिरण निकालता है। आप लोग बोलोगे सर रेडिएशन क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों चुन्नूलाल, कुछ भी नहीं। रेडिएशन एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, बेसिकली एक प्रकार की तरंग है। तो जब भी कोई पिंड गर्म होता है ना, वो अपने अंदर से क्या निकालता है? विशेष प्रकार की तरंगे निकालता है, और इन तरंगों के माध्यम से क्या होती है? एनर्जी चलती है। ये तरंगे एनर्जी लेके जाती है। तो अगर ये गर्म वस्तु है तो इससे क्या रेडिएशन निकलेगी क्या? विकिरण। विकिरण का मतलब है एक प्रकार की तरंगे निकलेगी क्या, और अपने साथ में एनर्जी लेके जा रही है। तो बेसिकली अगर ये आपके सतह पे आएगी तो क्या आपको एनर्जी आप तक पहुंचेगी क्या? हीट आपके पास में पहुंचेगी क्या? दोस्तों इसी मेथड को बोलते हैं रेडिएशन यानी विकिरण। तो विकिरण क्या होता है? किसी गर्म वस्तु, जैसे सन है, सूर्य है, क्या सन का टेम्परेचर काफी ज्यादा है क्या? तो क्या यहां से भी वेव निकलेगी क्या, जो अपने साथ में एनर्जी लेके आएगी? तो पृथ्वी पर जो हीट आती है, उष्मा आती है सूर्य से, वो किस मेथड से आती है? रेडिएशन मेथड। इस मेथड का नाम है रेडिएशन यानी विकिरण। और दोस्तों ये तरंगे ऐसी होती है जो कहीं से भी होके चल लेती है। ऐसा नहीं है कि पानी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, किसी भी माध्यम में से होके जा सकती है। तो ये तरीका क्या है? रेडिएशन। दोस्तों 3 तरीके हैं, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कल। मजा आया नहीं आया यहां तक बताओ? सब कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, सिलेक्शन चाहिए तो ध्यान रख लेना, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप सोचो नहीं गुरुजी मैं हीट एंड टेम्परेचर पढ़ लूं, नहीं सर मैं केवल ये लीवर एंड मशीन पढ़ लूं, नहीं गुरुजी मैं केवल ये पढ़ लूं, मैं स्पीड। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला चैप्टर हो चाहे आखिरी चैप्टर हो, सब इंपॉर्टेंट है। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। मैं बोलूंगा पहले ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पढ़ेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में चिन्नू सा समय ज़्यादा लगेगा। तो उससे पहले ये कर लो ना यार, बोलो क्या कर लो? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो बात की बात है, पहले ये चैप्टर तो खत्म हो। तो कोशिश करेंगे ये चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे, वरना कल हो ही जाएगा, थोड़ा सा ले लेंगे ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।